जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस पीवाईक्यू वार्म अप सीरीज के 16वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस पीवाईक्यू वार्म अप सीरीज का 15वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 2018 एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। गति के 7 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण मैग्नीट्यूड डैश होगा। मान लें कि g इक्वल टू 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, यानी कि आपको g का वैल्यू कितना मानना है, तो सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपसे कहा जा रहा है कि कोई गेंद है जिसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो जैसे ही इसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो ये 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जा रही है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये इसका मैक्सिमम हाइट है, तो ये मैक्सिमम हाइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है सर, 80 है। और फिर क्या हो रहा है कि सर 80 मीटर की ऊंचाई पर जा करके और फिर से ये क्या हो रहा है सर, पुनः लौट आ रहा है। क्या हो रहा है सर, पुनः लौट आ रहा है। मतलब जैसे ही जाता है सर वैसे ही वो फिर से लौट आता है। आपसे कहा जा रहा है कि गति के 7 सेकंड के बाद, यानी कि जब ये 80 मीटर की ऊंचाई को कवर करके फिर से वहां लौट आ रहा है, तो आपसे ये सवाल करा जा रहा है कि गति के 7 सेकंड के बाद इसका विस्थापन का परिमाण कितना होगा, ये चीज आपको बताना है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीजें कैसे सॉल्व होगी, यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है और साथ ही साथ टाइम दिया हुआ है और जी का वैल्यू दिया हुआ है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे मित्र, आप सबों को मैंने कई बार बताया है कि जब भी हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन के अंदर किसकी सर, मैक्सिमम हाइट की, या फिर कितनी हाइट कवर की जाएगी सर दिए गए समय में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं सर, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मेरे मित्र याद रखिएगा कि चूंकि बॉल जो है वो ऊपर फेंका जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्या लेंगे सर, ऋणात्मक लेंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इस फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए हमें टाइम तो दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, लेकिन यू तो मालूम नहीं है। मेरे मित्र, यही चीज आपको क्या करना है, निकालना है। और जब भी किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है वो मिल जाएगा। और जैसे ही आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हमको क्या निकालना है और किसका वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। फिर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉल की, क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है कि गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। तो मेरे मित्र, आप सभी क्या कहोगे, आप सभी कहोगे कि गुरुजी जब ये 80 मीटर की ऊंचाई को कवर करके लौट आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगी तो इसका जो वेग होगा वो क्या हो गया होगा सर, कुछ देर के लिए 0 हो गया होगा और उसके बाद वो फिर से क्या हुआ होगा, तो सर नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया गया। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों ने तो एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे यू स्क्वायर माइनस 2g's। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर, यू स्क्वायर माइनस 2g's। मेरे मित्र, आप जब ये कह रहे हो कि सर जब ये महत्तम ऊंचाई पे पहुंचा होगा, 80 मीटर की ऊंचाई पे पहुंचा होगा, तो कुछ देर के लिए इसका वेग जो है वो 0 हो गया होगा, और जब ये नीचे आता है तो भी इसका वेग क्या है सर, 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो हमारा अंतिम वेग होगा वो कितना हो जाएगा। आप कहिएगा गुरुजी 0 हो जाएगा, बोले तो 0 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यू स्क्वायर माइनस 2 और जी आपका कितना है सर, आप कहेंगे सर 10 लेना है। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपका जो 2gs है, तो इसको हम लोग s को यहां पे क्या लिख सकते हैं सर, h लिखेंगे, क्योंकि विस्थापन को हम लोग h के संबंध में ही लिखते हैं। और जो महत्तम ऊंचाई है वो कितनी है, तो सर जी 80,
तो मेरे मित्र ये गुना 80 भी हो जाएगा ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा कि जब ये आपका u इधर आएगा तो आप कहेंगे सर जी ये माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 दूना 20, अब 20 अठे 160, यानी कि ये हो जाएगा आपका 160। ठीक है, एक बार फिर से, नहीं 160 नहीं होगा, चला 1600 हो जाएगा। ठीक है, 10 दूना 20 हो जाएगा और 8 दूना 16, तो फिर डबल जीरो आ जाएगा। भाई मेरे ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, इधर यू स्क्वायर है तो आप कहेंगे u इक्वल टू 1600 का हमको क्या करना होगा सर? रूट। और भाई मेरे आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी यहां से तो u इक्वल टू हमको 40 मिल जाएगा। बिल्कुल चला जी, u इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 40। दिखाई पड़ रहा है क्या? समझ में आ रही है चीजें? बिल्कुल ही सरल तरीके से मैं चल रहा हूं सर, कि हमें यहां पे मालूम था कि बॉल को जब फेंका जा रहा है तो ये अपने मूल स्थिति में आ जा रहा है, तो महत्तम ऊंचाई हमारे क्वेश्चन में पहले से ही अरेंज किया हुआ है कि सर ये 80 मीटर की ऊंचाई तक जा रहा है। तो हमने यहां से महत्तम ऊंचाई पे भी मान लिया 0 और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh बोल लो या s बोल लो, बात बराबर ही है। तो आप कहेंगे सर 0 का स्क्वायर करेंगे यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच। अब क्या कहिएगा सर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा u कितना आ गया? आप कहेंगे सर जी 40। क्या निकालना था आपको? तो सर इस फॉर्मूला से 7 सेकंड में कितना विस्थापन होगा उसको निकालने के लिए जो हमें फॉर्मूला चाहिए h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उसमें तो हमें u चाहिए था। आप कहेंगे कि सर अब तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू कितना कहा जा रहा है सर जी? 7 सेकेंड। 60 मत समझिएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी 40 गुना 7 माइनस हाफ g और 7 यहां पे t का स्क्वायर, तो आप कहिएगा सर 49 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 40 सत्ते कितना होगा? 280 और 9 पचे 45 और पंचों का 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। 280 में से 245 घटाइए, आप क्या कहेंगे कि सर 5 5 10, 4 3 7 1 8 0। मतलब मेरे मित्र जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि गति के 7 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण डैश होगा, आप कहेंगे गति के 7 सेकंड के बाद जो विस्थापन का परिमाण होगा वो 35 मीटर, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो मेरे मित्र आप पहले उसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा और फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से मैंने आपको न्यूमेरिकल का इतना कंसेप्ट दिया है कि आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? बहुत ही सरल सा सवाल है। कहा जा रहा है कि कोई वस्तु बल की दिशा में, वस्तु कहां चल रही है सर? बल की दिशा में। मान लीजिए कि चिला जी ये आपका क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। अब इस पे क्या है कि सर इस पे जैसे ही फोर्स लगता है, कितना न्यूटन का चिला जी? फोर्स इस पे लग रहा है 1 न्यूटन का, तो ये यहां से खिसक करके ये यहां से खिसक जाती है। कितना खिसकती है? कितना विस्थापन कवर करती है? तो सर 1 मीटर की विस्थापन कवर कर रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? क्या कहिएगा कि गुरुजी जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से वस्तु में 1 मीटर की विस्थापन हो रही है तो सीधे सीधे हम कहेंगे कार्य 1 जूल होगा हमारा। और सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हो गया। भाई मेरे आप सभी कहते हो कि गुरुजी W इक्वल टू जो है वो फॉर्मूला होता है Fs, यानी कि बल गुना विस्थापन। तो यहां पे आपका जो बल है वो 1 न्यूटन है और विस्थापन 1 मीटर है, तो मेरे मित्र जो आपका कार्य होगा वो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? सर जी 1 जूल हो जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि पहले से क्वेश्चन में मेंशन कर गया है कि कोई वस्तु बल की दिशा में चल रही है, यहां पे बल और विस्थापन के बीच में कोण नहीं बन रहा है। मेरे भाई आप सभी ये ध्यान में रखना, आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर बल एवं विस्थापन के बीच कोण बन रहा हो, बल एवं विस्थापन के बीच, बल एवं विस्थापन के बीच कोण बन रहा हो, कोण बन रहा हो यानी कि एंगल बन रहा हो, तो आप सभी याद रखेंगे जो कार्य होगा वो Fs cos थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? Fs cos थीटा के बराबर होगा। यहां पे cos थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच में बना हुआ कोण। और ध्यान में रखिएगा आप सभी cos थीटा के 3 वैल्यू, और मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, आप हमें ये बताओ सर कमेंट करके कि cos अगर 0 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना होता है, और cos 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना होता है, और cos 180 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना होता है। अब आप इसको ऐसे समझिएगा
कि बल और विस्थापन के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री का हो तो किया गया कार्य क्या होगा। बल और विस्थापन के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का हो तब किया गया कार्य क्या होगा। और अगर बल और विस्थापन के बीच में जो आपका कोण है वो 180 डिग्री का हो तब किया गया कार्य क्या होगा। आप कहेंगे सर बड़ा सिंपल है, हम सभी ने कई दफा पढ़ा है कि द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो जाहिर सी बात है हम कहेंगे कि जब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा हो तो किया गया कार्य हमारा महत्तम होगा। cos 90 डिग्री आप सभी को क्या मालूम है कि सर cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। आप कहिएगा गुरुजी 0 होता है। तो जैसे ही बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा किया गया कार्य हमारा 0 हो जाएगा। और मेरे मित्र cos 180 डिग्री आप सभी कहते हो गुरुजी -1 होता है। तो बल और विस्थापन के बीच में अगर कोण 180 डिग्री का होगा तो किया गया कार्य हमारा क्या होगा सर ऋणात्मक होगा। यही चीज मैंने आपसे पूछा था। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। प्रसार, प्रजनन, श्वसन, बचाव, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए आप सभी लगातार सुनते होंगे कि फलाने जंतु की ये प्रजाति थी और वो विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। क्यों? क्योंकि सर उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाया। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो पॉपुलेशन है चाहे किसी मानव की हो या फिर किसी जंतु अन्य जंतु की हो, ये पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे करता है तो सर रिप्रोडक्शन के थ्रू। और मेरे मित्र अगर किसी भी जंतु के जो स्पीसीज हैं उसके पूरे समुदाय में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया अगर सही तरीके से हो रही है तो क्या आपको लगता है कि किसी भी जंतु की प्रजाति खत्म होने के कगार पे पहुंचेगी। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र जो सवाल करा जा रहा है कि प्रजातियों के व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। आप सभी कहेंगे गुरुजी रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन जो है वो आवश्यक है। ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यहां पे आता है कि सर व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि नए जीवों की जो निर्माण प्रक्रिया होती है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है या फिर नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। नो द पॉइंट इज दैट सर व्हाई इज द रिप्रोडक्शन आर सो इंपॉर्टेंट। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि गुरुजी ये जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जरा सा आप सोचो कि अगर हमारे आसपास में मानव की समुदाय ना हो, मानव की प्रजाति ना हो, तो अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें डर लगता है, भय लगता है या किसी भी अन्य चीजों की जरूरत पड़ेगी तो हम किससे हेल्प मांगने जाएंगे, किससे मदद मांगने जाएंगे। क्या हमारा हेल्प कुत्ता कर सकता है? क्या हमारा हेल्प बकरी कर सकता है? क्या हमारा हेल्प सर गाय कर सकता है? आप कहेंगे सर नहीं, ये तो हमारी बातों को ही नहीं समझेंगे। तो किसी एक प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने हेतु या फिर आप कह सकते हो कि किसी एक प्रजाति को अपने पूरे लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अच्छे तरीके से सरवाइव होने के लिए उस पूरे प्रजाति का एक कम्युनिटी होना बहुत ही अनिवार्य होता है। और ये कम्युनिटी किसके थ्रू बनेगा तो सर बायोलॉजिकल प्रोसेस रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेगा, जो कि क्या है तो आप कहेंगे सर नए जीवों की निर्माण प्रक्रिया है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये बता दो कि जो रिप्रोडक्शन है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, यहां पे रिप्रोडक्शन स्टॉप नहीं होगा, ये मैं काट रहा हूं। आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप सभी याद रखेंगे कि ये 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होंगे चला जी। एक होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ द पॉइंट इज दैट सर व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है सर, या ये होता क्या है। सिंपली याद रखेंगे कि जहां पे भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे वहां पे हमें किसकी जरूरत होगी, डबल पेरेंट्स की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी आप सभी याद रखना, डबल पेरेंट्स की, एक मेल और दूसरा हम क्या कहेंगे फीमेल। और जब भी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहां पे किसकी जरूरत होगी सर, सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होगी।
और मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, तो सर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में डिफ्यूज होकर के क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स जैसी चीजों की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि सर लैंगिक जनन में जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो किसकी जरूरत होगी, गैमेट्स की। कितने, दो, कौन कौन से, मेल और फीमेल, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी गैमेट्स की जरूरत नहीं होती। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार के होते हैं और आप लोगों ने कई बार पढ़ा है। अगर हम दो चार प्रकार का नाम आपके सामने रखें तो आप कहेंगे सर पहला हमारा फिजन आ जाएगा। अब फिजन को भी दो कैटेगरी में रखते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिर स्पोर फॉर्मेशन आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, बडिंग आ जाएगा, रीजनरेशन आ जाएगा। ये सब क्या है सर, दैट्स ऑल आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये बेसिकली आपको क्या होते हैं, तो सर प्लांट में देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी प्रोसेस होती है और वैसे सभी प्लांट जिसमें फूल होते हैं वे सब के सब क्या करते हैं सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, तो सर रिप्रोड्यूस की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट आप कहेंगे सर सर्कुलेशन, प्रसार। तो सर्कुलेशन या प्रसार का मतलब हुआ सर एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट है सर श्वसन और फिर है आपका पाचन, पचाव, इसको हम लोग डाइजेशन भी कहते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट सर श्वसन के बारे में तो हम लोग समझ रहे हैं कि सच अ टाइप ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच वी गेट अ एनर्जी इन आवर बॉडी, मतलब वैसी प्रक्रिया जिसके थ्रू हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। और डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड मटेरियल्स। आप पाचन के बारे में भी यही कहते हो कि सर जो पाचन है उसमें जटिल जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको सरल भोज्य पदार्थ में बदला जाता है। बट मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, जब भी हम बात करेंगे छिलसी, जब भी हम बात करेंगे पाचन की, या फिर हम बात करेंगे श्वसन की, या फिर हम लोग बात करेंगे परिवहन की, या फिर हम लोग बात करेंगे उत्सर्जन की, या फिर हम लोग किसकी बात करेंगे सर, उत्सर्जन की, और इसी में ऐड कर लो सर पोषण, ऊपर में सबसे ऊपर पोषण, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, आप ध्यान में रखेंगे सर ये सब के सब जैव प्रक्रम यानी कि सर लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं सर, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट सर लाइफ प्रोसेस क्या है, मेरे मित्र किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए या किसी भी जीव का जो शरीर लंबे समय तक बना रहता है या सरवाइव करता है तो उसके शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए क्या होती है सर, कुछ ना कुछ ऊर्जा की जरूरत होती है। और ये जो ऊर्जा है वो शरीर के द्वारा खुद तैयार किया जाता है। बस फर्क क्या होता है, तो हम लोग ईंधन के रूप में भोजन करते हैं और उसके थ्रू सारी प्रक्रियाएं होती है। मतलब किसी भी जीव के अनुरक्षण के लिए जो क्रियाएं होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। मतलब आप सिंपली ये कह सकते हो कि गुरुजी कोई भी जीव है उसके बॉडी को कुछ ना कुछ मेंटेनेंस की जरूरत होगी। जैसे आप सभी बाइक चढ़ते हैं या फिर आप लोको पायलट बनने जा रहे हैं तो आपको मालूम है कि जो ट्रेन होती है सर उसको मतलब मेंटेनेंस की जरूरत होती है, उसके इंजन की या फिर उसके बॉगी की। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। और जब आप किसी ट्रेन का मेंटेनेंस करते हैं, बाइक का मेंटेनेंस करते हैं तो अलग अलग प्रोसीजर होता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी सर पोषण, पाचन, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन जैसे अलग अलग प्रोसीजर होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सर पोषण की प्रक्रिया में हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, पाचन में उसी खाए हुए भोजन को पचाते हैं, और श्वसन की प्रक्रिया में सर ऑक्सीजन की सहायता से पचे हुए भोजन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा का निष्कासन करते हैं, और परिवहन सर ऊर्जा को हम अपने बॉडी में पूरा फैलाते हैं, और सर उत्सर्जन जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो आप कहेंगे सर रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन बोथ आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। ये दोनों किसके पार्ट्स हैं, आप कहेंगे सर जैव प्रक्रम के पार्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा जा रहा है कि यदि 10 ओम के एक प्रतिरोधक में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। चला जी बहुत ही सिंपल सवाल है। कहा जा रहा है कि आपका कोई प्रतिरोधक है जिसकी जो प्रतिरोध है वो कितनी है, 10 ओम है, और इससे कितनी धारा बह रही है, 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है, और साथ ही टाइम कितना है आपका गुरुजी 1 मिनट। ध्यान में रखिएगा इस मिनट को बस सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा। आप सबों को मालूम है कि H इक्वल टू क्या होता है चला जी, आप कहेंगे गुरुजी I² RT होता है।
आई का वैल्यू कितना है 1.5, तो लीजिए यहां पे आई स्क्वायर होगा तो 1.5 इंटू 1.5, आर कितना है हमारा सर जी 10 ओम, और टाइम कितना है 60। भाई मेरे पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये 10 इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, और कितना हो जाएगा सर 15 15 225, 225 गुना 6, 6 5 30, 6 दूना 12 1 13, और 6 दूना 12 1 13। एक मिनट मेरे मित्र, 6 5 30 जीरो हो जाएगा, और 3 बचा, तो 6 दूना 12 3 15 ना होगा, चला ये 1350 होगा, 1350 वाट। देख लीजिए किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सर ये समीकरण कहां से आया, तो जूल के उष्मीय नियम से आया है, जूल के उष्मीय नियम से आया है, तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। कई बार मैंने आपको बताया है कि जब आप आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं चिल्ला जी, मॉडर्न पीटी की बात करते हैं, हिंदी से ज्यादा आसान होता है चिल्ला अंग्रेजी में लिखना, ठीक है। मॉडर्न पीटी की बात करते हैं तो किसके द्वारा दिया गया है, आप कहते हो गुरुजी हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया है। टोटल आवर्त कितना है इसमें, आप कहते हो गुरुजी टोटल आवर्त 7 है। टोटल वर्ग की संख्या कितनी है गुरुजी 18 है। पूरा आवर्त सारणी कितने ब्लॉक में बटा हुआ है, आप कहते हो गुरुजी 4 ब्लॉक में बटा हुआ है। कौन कौन सा, आप कहेंगे एस पी डी और एफ। इतना तो सारे बच्चे जान रहे होंगे, आप कहेंगे बिल्कुल जान रहे हैं सर। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि आवर्त सारणी के अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आपको किससे बिलोंग करते हैं सर, धातु। और अगर हम लोग आवर्त सारणी के राइट साइड की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आपको किससे बिलोंग करते हैं सर, अधातु से बिलोंग करते हैं। भाई मेरे याद रखिएगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में जब आप गौर से देखेंगे तो आपको इस तरह की एक सीढ़ीनुमा लाइन मिलेगी मेरे मित्र, और ये जो सीढ़ीनुमा लाइन है इसी को हम लोग जिगजैग लाइन या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। बेसिकली इसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा से सटे हुए कौन होता है, उपधातु होता है। और आवर्त सारणी में या आप कह सकते हो मॉडर्न पीटी में धातु और अधातु को एक दूसरे से अलग कौन कर रहा है, आप कहेंगे सर यही टेढ़ी मेढ़ी रेखा कर रहा है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है, धातुओं को मेटोलाइट से। मेटोलाइट्स का माने क्या हुआ चला, उपधातु। क्या हुआ, उपधातु। आप कहेंगे नहीं सर, धातुओं को हैलोजन से। भाई मेरे हैलोजन किसको बोला जाता है, तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 के जो तत्व हैं उसको हैलोजन बोला जाता है, ये भी नहीं होगा। धातुओं को अधातु से, आप कहेंगे सर बिल्कुल, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अधातुओं को मेटोलाइट से, आप कहेंगे सर संभव ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमने 1000 बार पढ़ा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी या झिगझैग लाइन है या फिर इसी को हम लोग सीढ़ी नुमा संरचना कहते हैं, ये क्या करती है, धातु को अधातु से अलग करती है। ध्यान दीजिएगा कि आपके आवर्त सारणी में बाएं तरफ क्या मिलेंगे, आप कहेंगे सर धातु, दाएं तरफ क्या मिलेंगे, अधातु। और इसीलिए कहते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, अधातुई गुणों में वृद्धि होती है, यानी कि नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है सर, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा जा रहा है कि फाइटो हार्मोन क्या है। ध्यान दीजिएगा, सवाल करा जा रहा है कि फाइटो हार्मोन क्या है। ऑप्शन आपके पास क्या है सर, ऑप्शन है कि छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन, फिर रोग नियंत्रित करने वाले पदार्थ, तीसरा है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ, चौथा है शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियामक। क्या होगा आंसर इसका चला। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये फाइटो हार्मोन का मतलब क्या हुआ। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना, फाइटो हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, पादप हार्मोन। क्या कहते हैं सर, पादप हार्मोन कहते हैं। अब मेरे मित्र हार्मोन पादप का हो या फिर जंतु का हो, क्या होगा, आप कहेंगे सर एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होगा। क्या होगा, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होगा। आप कहेंगे गुरुजी जरूरत क्यों होती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हमारे बॉडी के द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जो भी क्रियाकलाप होती है, या सिर्फ हम अपने बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी अगर हम लोग छोटे जीव की बात करें या प्लांट की बात करें, इन सभी में क्या होती है, तो सर इन सभी के बॉडी में कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं होती है। और ध्यान में रखिएगा कि किसी भी जीव के शरीर में हो रहे अलग अलग प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला जो आपका सिस्टम है या प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वे सभी
अलग अलग तरह से कार्य करते हैं, तो उन सभी में समन्वय बनाना बहुत ही जरूरी होता है, कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे मल्टीनेशनल कंपनी में अगर कोई काम करता है तो ऐसे फोन आएगा, हाँ सर ओके सर, मैं आप मेरा नंबर दे दो, मैं उससे कोऑर्डिनेट कर लूंगा। मतलब क्या, मैं उससे संपर्क कर लूंगा, समन्वय हो जाएगा हमारा। तो चला जी, सवाल यहां पे ये है कि सर ये जो पादप होते हैं और जो जंतु होते हैं, इसमें नियंत्रण और समन्वय किस तरीके से होती है? हम लोग तो अपने बारे में समझ रहे हैं कि हम लोग का जो ये दिमाग है, यही पूरे के पूरे हमारे बॉडी में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। बिल्कुल मेरे मित्र, लेकिन आपको यहां पे ये ध्यान में रखना होगा, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो यहां पे हमें एक बिग डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। क्या सर डिफरेंसेस मिलता है? तो हमारे बॉडी में जो नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया होती है वो दो तरीके से होती है। पहला चीज तो आपको मालूम है कि ये आपका दिमाग, जिसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हम कह सकते हैं सर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो एक हमारे बॉडी में नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के थ्रू होता है, और दूसरा मेरे मित्र हमारे बॉडी में जो नियंत्रण हो रहा होता है वो हार्मोन के चलते होता है, क्योंकि कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जहां पे हार्मोन्स की भी जरूरत होती है। तो जितने भी अगर हम लोग मेमेलिया की बात करते हैं या जंतुओं की बात करते हैं, उनके बॉडी में जो नियंत्रण और समन्वय की प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू? तो सर तंत्रिका तंत्र और रासायनिक पदार्थ यानी कि हार्मोन दोनों के थ्रू होती है। जबकि मेरे मित्र पादप में कभी आपने सुना है कि दिमाग है? आप कहेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरे मित्र आप जब ये कह रहे हैं कि ये कैसी बात कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि पादप में नियंत्रण और समन्वय केवल और केवल एक तरीके से होती है, और वो क्या है सर? पादप हार्मोन, जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो फाइटो हार्मोन आपका एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो पादपों में क्या करता है, आप सभी कहेंगे नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। पौधे के अंदर जो कुछ भी घटित हो रही होती है उसको पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम किसका है सर? फाइटो हार्मोन का है, पादप हार्मोन का है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग पादप हार्मोन की बात करते हैं तो सर ये कई प्रकार के होते हैं। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि सर ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, उसके बाद सर इथिलीन है, साइटोकाइनिन है। ये सब के सब क्या है सर? तो सर प्लांट हार्मोन है। इन सभी का क्या कार्य होता है? तो सर अलग अलग अपना कार्य होता है। ऑक्सीन पौधे की कोशिकाओं में वृद्धि के लिए कार्य करता है या पौधे की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोकाइनिन कोशिका के दीर्घन और कोशिका के विभाजन के लिए जरूरी होता है। अब जिब्रेलिन सर बीजों के अंकुरित होने के लिए जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी हार्मोन पादप में क्या करते हैं? नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। तो पहला चीज जो कहा जा रहा है कि छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन, आप कहेंगे नहीं होगा। रोग नियंत्रित करने वाला पदार्थ, ये भी नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ, इनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं होता है सर? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियामक, बिल्कुल सही होगा। यानी कि सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं इसका संश्लेषण स्थल क्रिया स्थल से दूर होता है। आप कहेंगे ये क्या आपने बताया सर? हमने आपको ये बताया कि मान लो कि ये आपका एक प्लांट है, मान लो कि ये आपका प्लांट है। अब प्लांट में जो हार्मोन होगा मे भी हो सकता है कि वो यहां पे बने, और इसका जरूरी कहां पे है सर? यहां पे। तो ये आपका संश्लेषण स्थल हो गया और ये इसका क्रिया स्थल हो गया। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पादप हार्मोन जो है उसका संश्लेषण स्थल अलग और क्रिया स्थल अलग होता है। अब ये संश्लेषण स्थल से क्रिया स्थल पर किसके द्वारा पहुंचता है सर? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब भी सवाल करा जाए कि पादप हार्मोन संश्लेषण स्थल से क्रिया स्थल पर निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है, आप कहेंगे विसरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही सरल सा सवाल। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हीरा, और आप कहेंगे गुरुजी कार्बन का एलोट्रॉप्स है। कौन कौन सा? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरिन। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा, यानी कि एक्सेलरेटेड वेलोसिटी जो है वो अधिकतम होगा। पहला है एक आयताकार पथ पर दौड़ना, दूसरा है एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, तीसरा है एक षटकोणीय पथ पर दौड़ना, एक अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र याद रखिएगा कि जो यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन की बात की जा रही है, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी की बात की जा रही है, तो हम सभी ने कई दफा पढ़ा है कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रही होती है, अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रही होती है,
तो वो जो है वो एक त्वरित गति का उदाहरण होती है। इसलिए उदाहरण होती है कि वृत्ताकार मार्ग पे जो वस्तु के गति का डायरेक्शन होता है वो प्रत्येक बिंदु पर चेंज होता है, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि सर जो वेग होगा वो भी प्रत्येक प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो वेग है वो एक सदिश राशि है और सदिश राशि में अगर परिवर्तन करना है तो या तो हम दिशा में परिवर्तन ले आए या फिर परिमाण में। तो यहाँ पे मेरे मित्र अगर कोई वस्तु या व्यक्ति हमारा किसी वृत्ताकार मार्ग पे चल रहा है तो चूंकि प्रत्येक बिंदु पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो हम कहेंगे सर उसका जो वेग है वो भी बदल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति आयताकार पथ पे दौड़ रही है, कोई वस्तु मतलब षटकोणीय हेक्सागोनल 6 भुजा वाले पथ पर दौड़ रही है या 8 भुजा वाले पथ पे दौड़ रही है, तो सबसे ज्यादा जो वेग होगा वो किस में होगा सर, सर्कुलर वाले में होगा। इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। मैंने 100 बार आप लोगों को करवाया है, बस यहां पे ये समझ लीजिएगा। कहा जा रहा है कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से, मतलब ये हुआ कि NaCl प्लस H2O, अब इससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत प्रवाहित करेंगे चला तो क्या बनेगा, याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस रिलीज होगा। और मेरे मित्र आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलती है। क्योंकि इस प्रक्रिया के उपरांत हमें क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और गैस के रूप में हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है, इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं चेला जी, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। और साथ ही साथ मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन, संतृप्त जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो सर ब्राइन का घोल कहलाता है, यानी कि इसी को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, सोडियम और पानी आप कहेंगे नहीं, सोडियम और क्लोरीन आप कहेंगे नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कहेंगे सर बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि सोडियम ऑक्साइड आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर आपने तो यहां पे पूरा रिएक्शन ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या डैश होती है। याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे आवर्त सारणी में कि किसी तत्व में कोई भी तत्व हमारा कितने आवर्त में होगा, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि आवर्त की संख्या जो है वो किसके बराबर होती है, तो तत्वों के कक्षा संख्या के बराबर होती है, तत्वों के कक्षा संख्या के बराबर होती है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि तत्वों का कक्षा संख्या किसके बराबर होगा, आवर्त संख्या के बराबर होगा। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो आप कहिएगा, जैसे हम कह रहे हैं आवर्त की संख्या इक्वल टू तत्वों की कक्षा संख्या, तो तत्वों की कक्षा संख्या इक्वल टू आवर्त संख्या। क्वेश्चन में कहा जा रहा है चला तीसरे आवर्त, यहाँ पे अगर हमारा आवर्त 3 होगा तो कक्षा संख्या भी आप क्या कहिएगा सर 3, तो सही आंसर आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस ये स्टार मार्क दे करके याद रखिएगा, चीजें आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और ऐसे मैंने आपको वीडियो दिया भी है कि किसी भी तत्व का आवर्त और वर्ग आवर्त सारणी में हम लोग कैसे निकालते हैं, लाइव मैंने पढ़ाया था। अगर कोई भी मित्र नहीं देख पाए हैं उस सेशन को तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उस लाइव सेशन का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में आवर्त और कक्षा की संख्या किस तरह से निकाली जाती है इसको आसानी से सीख सकते हैं। बहरहाल अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने, हड्डी, कोशिका, मांसपेशी, रेशे। क्या होगा इसका आंसर, बहुत सारे मित्र कंफ्यूज होंगे और बहुत सारे मित्र आंसर टिक भी कर लिए होंगे। याद रखिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं मनुष्यों में ऊतक की, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं जंतुओं में ऊतक की, एनिमल टिश्यू की, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, कि जो एनिमल टिश्यू होते हैं इसमें आपका पहला होता है उपकला ऊतक, पहला क्या होता है उपकला ऊतक, दूसरा क्या होता है
दूसरा होता है आपका संयोजी ऊतक। दूसरा क्या होता है? संयोजी ऊतक। और मेरे मित्र तीसरा आपका क्या होता है? तो तीसरा होता है पेशी ऊतक। और चौथा क्या होता है आपका? तो याद रखिएगा तंत्रिका ऊतक। ठीक है, उपसंयोजी पेशी तंत्र, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? अगर हम लोग बात करते हैं संयोजी ऊतक की, संयोजी ऊतक की, तो ये जो संयोजी ऊतक हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला जो होगा हमारा संयोजी ऊतक, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक, जिसमें हमारा एडिपोज टिश्यू, व्हाइट टिश्यू ये सब आ जाते हैं, एरोलर टिश्यू ये सब आ जाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा, तो याद रखिएगा दूसरा होगा आपका कंकाली संयोजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कंकाली संयोजी ऊतक। और तीसरा मेरे मित्र आपका होगा तरल संयोजी ऊतक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो मनुष्यों में जो ऊतक होते हैं और उसमें भी जो संयोजी ऊतक होते हैं उसको हम लोग 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में एरोलर, एडिपोज, व्हाइट टिश्यू, टेंडन ये सब आ जाता है। और जब हम लोग स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, कंकाली संयोजी ऊतक की बात करते हैं, तो मेरे मित्र जैसे ही कंकाल आया तो आप सभी के मन में आ गया होगा कि किसी भी मानव की जो कंकाल तंत्र होती है वो हड्डियों की संरचना है। जाहिर सी बात है कि कंकाली संयोजी ऊतक में हमारा पहला तो हड्डी आ जाएगा, चिला बोन आ जाएगा, और दूसरा कौन आ जाएगा? हमारा उपास्थि यानी कि लिगामेंट। मतलब अस्थि और उपास्थि दोनों ही क्या है? कंकाली संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, देन आवर एग्जांपल इज ब्लड, यानी कि ब्लड जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन है क्या? आप कहेंगे सर दैट्स ऑल आर द पार्ट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दैट्स व्हाई आवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कोशिका। आप कहेंगे सर जीवों की सूक्ष्मतम इकाई, जीवों की या जीवन की सूक्ष्मतम इकाई कह सकते हैं। जीवन की सूक्ष्मतम इकाई, जीवन की ये क्या होगी सर? सूक्ष्मतम यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ हो जाएगी। मांसपेशी, सर ये हमारा टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, और इसी मस्कुलर टिश्यू की वजह से हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट होते हैं सर वो मूव कर पाते हैं। इसलिए क्योंकि मसल्स में क्या होता है सर, जो मायोसिन और एक्टिन नामक प्रोटीन होता है वो इसके मूवमेंट के लिए सर रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइबर, इसको हम लोग सर रेशा कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं सर फाइबर की या फिर रेशे की, तो ये आपको कहां पे दिख जाता है? तो आपके मसल्स में दिख जाता है, बोन में दिख जाता है, जगह जगह पे आपको दिख जाता है। अगला है सवाल क्वेश्चन नंबर 12। मेरे मित्र इसका जवाब तो आप सभी दे सकते हैं कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है वो शून्य होता है, पानी के समान होता है, पानी से अधिक होता है, पानी से कम होता है। आप कहेंगे सर कोई भी चीज पानी में तैरेगी तो उसका घनत्व तो क्या होगा? पानी से कम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास, जैविक विकास, भौतिक विकास, कृत्रिम विकास। याद रखिएगा कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो ऑपेरिन सिद्धांत है, एक्चुअली में इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्चुअली में इसको हम लोग ऑपेरिन हेल्डन थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपेरिन हेल्डन थ्योरी कहते हैं। और मेरे मित्र इसको हम लोग केमिकल थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? केमिकल थ्योरी भी कहते हैं, ऑपेरिन केमिकल थ्योरी भी कहते हैं। याद रखिएगा कि ऑपेरिन साहब का यह मानना था कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो एक नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स लिपिड से हुई है, और इसीलिए जीवन के विकास का जो रासायनिक सिद्धांत है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऑपेरिन से जुड़ा हुआ है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आप कहेंगे रासायनिक विकास से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि जो लाइफ है वो एक, आप कह सकते हो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल लिपिड से फॉर्म हुआ है।
तो इसीलिए आपसे जब भी ये सवाल पूछा जाए कि ऑपेरिन का सिद्धांत, आप कहेंगे सर ऑपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। अच्छा मेरे मित्र, आपसे हम यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछते जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे इवोल्यूशन की बात हो रही है तो कई मित्रों ने कई बार पढ़ा होगा। आप जरा सा हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देख लो सर कि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातु में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट ऑब्टेन बाय रिडक्शन यूजिंग कार्बन। जस्ता, लोहा, तांबा, सोडियम, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा किससे रिलेट है सर, मेटलर्जी से। किससे रिलेट है चला जी, मेटलर्जी। मेटलर्जी। और मेरे मित्र मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे गुरुजी धातु कर्म होता है। क्या होता है, धातु कर्म होता है। ये क्या है, तो सर अयस्कों से धातुओं की निकालने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसी को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग अयस्क की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, अयस्क की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि गुरुजी ये वैसा खनिज होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, उपयोगी धातु मौजूद होता है। ध्यान में रखिएगा कि आपको कुछ धातुएं खनिज के रूप में भी मिलती है, तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर सभी जो हमारा अयस्क है वो खनिज है, लेकिन सभी खनिज हमारा अयस्क नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक खनिज में धातुओं की प्रचुर मात्रा मौजूद नहीं होती है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम देयर ओर, हम कैसे मेटल को उसके ओर से निकालते हैं, तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा। और केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो इस चीज को आपको हमेशा अपने माइंड में सेट रखना होगा कि केमिस्ट्री में जितने भी तत्व हैं उन सभी का किसी अन्य तत्वों के साथ जुड़ने की जो स्पीड होती है सर वो कौन डिफाइन करता है, सर उसकी रिएक्टिविटी डिफाइन करता है, यानी कि अभिक्रियाशीलता डिफाइन करता है। और सभी तत्वों की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है, कुछ तत्व हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मीडियम में रिएक्टिव होते हैं और कुछ बहुत ही लो रिएक्टिव होते हैं। और मेरे मित्र इसी कैटेगरी पे और इसी आधार पे हम लोग जो धातु हैं उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वैसे धातु जो हाईली रिएक्टिव है, वैसे धातु जो मीडियम में रिएक्टिव है और वैसे धातु जो आपका लेस रिएक्टिव है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो कभी भी फ्री स्टेट नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सर अगर कोई बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है तो वो किसी अन्य तत्व के साथ या एटमॉस्फेरिक गैसेज या फिर वाटर ड्रॉपलेट इन सभी के सहारे वो बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा। इसीलिए जो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल होता है सर वो क्या होते हैं सर, तो सर कंबाइंड स्टेट में होते हैं। जबकि जो आपका मिडिल रिएक्टिव या आप कह सकते हो कि सर जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होते हैं या फिर जो आपका मतलब लेस अभिक्रियाशील धातु होता है, इस दोनों में फर्क क्या होता है, तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु या तो आपको कार्बोनेट अयस्क के रूप में देखने को मिलेंगे या फिर सल्फाइड अयस्क के रूप में देखने को मिलेंगे। जबकि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा सर वो फ्री स्टेट में मिल सकता है। क्यों, क्योंकि वो उतना तेजी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा कि जब आप मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो वहां पे ये डायग्राम आपको बहुत ही काम आएगा। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम बात करते हैं अयस्क की चेला, तो सबसे पहले अयस्क से धातु को निकालने के लिए हम लोग अयस्क का सांद्रण करते हैं, बोले तो अयस्क का शुद्धिकरण करते हैं। और धातु को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं, उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील। याद रखिएगा जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसका अगर हमको एक्सट्रैक्शन करना होगा तो गलित धातु का सीधे हम वैद्युत अपघटन कर देंगे, हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होगा वो या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेगा या सल्फाइड अयस्क के रूप में। कार्बोनेट अयस्क है तो निस्तापन करेंगे, सल्फाइड है तो भर्जन करेंगे, फिर क्या होगा, हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा। धातु हम इसका अपचयन करेंगे किसके सहारे, सर कार्बन या अन्य रिड्यूसिंग एजेंट के सहारे, फिर धातु का शोधन कर लेंगे, धातु मिल जाएगा। लेस रिएक्टिव ये सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती है, भर्जन करेंगे सर धातु मिलेगा और उसका हम लोग परिसरण करेंगे। मतलब ये हुआ कि सर जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कार्बन के उपयोग के द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिंक है, लोहा है, तांबा है, ये सभी क्या है, आप कहेंगे सर ये सभी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है, जबकि सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इसको तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसके गलित अवस्था में इसका वैद्युत अपघटन कर देंगे, यहाँ पे हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि इन सभी को अगर हम निकालेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। आप कहेंगे सर जो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि धातु में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता,
तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, सोडियम को जो है इसके परिष्करण में कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन नहीं किया जा सकता। बाकी में क्या होगा सर, किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, और मेरे मित्र यहाँ पे 20 जूल होगा, ठीक है, 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? बहुत ही सिंपल सवाल है। आप क्या कहिएगा कि सर जो कार्य है वो हमारा 20 जूल है, फोर्स जो है वो हमारा 20 न्यूटन है, और विस्थापन हमारा 2 मीटर है। तो चला जी, W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और ये वर्क आपका 20 जूल, 20 न्यूटन, और ये कितना है सर 2 मीटर, कॉस थीटा क्या कहिएगा सर 20/40 हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 दूना 40 इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉस जो है आपका वो 1/2 है, तो आप कहिएगा सर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि, इसी को हम लोग इको कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा सर, जब इमेज फॉर्मेशन की बात की जाएगी वहां पे, और रेयरफैक्शन तो सर जब हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग का गमन संपीड़न और विरलन के द्वारा होता है। तो संपीड़न वाले क्षेत्र में मैक्सिमम क्या होता है सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और घनत्व भी ज्यादा होता है। जबकि विरलीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पे घनत्व आपको कम देखने को मिलता है और प्रेशर जो है वो कम रहता है। गूंज इको आप सभी समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुविक द्रव्यमान नहीं, परमाणुविक द्रव्यमान को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। क्या होता है सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। परमाणुविक संख्या नहीं होगा, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इक्वल टू पी, पी इक्वल टू ई। आपका परमाणुविकता आप कहेंगे सर बिल्कुल सही आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि O2 है तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो अगर हमसे पूछ देगा कि O2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन की परमाणुविकता कितनी है सर 2। क्यों? क्योंकि सर जब भी अणु का गठन होगा तो हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 एटम तो चाहिए ही चाहिए। मतलब जब तक 2 परमाणु आपस में नहीं मिलेंगे तब तक सर मॉलिक्यूल्स का निर्माण नहीं होगा। और किसी भी अणु के निर्माण में जितने परमाणु की जरूरत होती है वही उसकी परमाणुविकता कहलाती है। अगर हम O3 की बात करें तो इसकी परमाणुविकता 3 हो जाएगी। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। आइसोटॉप आप सभी समझ गए होंगे, आइसो मतलब समान, टॉप्स मतलब स्थान। मतलब क्या, वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है सर, समान होती है, परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है सर, समस्थानिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया? मेरे मित्र न्यूटन की बात की जा रही है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि न्यूटन साहब ने क्या बताया कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है। न्यूटन साहब ने बताया कि श्वेत प्रकाश जो है वो क्या है, 7 रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि प्लांक साहब ने क्या दिया था सर, क्वांटम सिद्धांत दिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आइंस्टीन साहब ने क्या बताया था कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट यानी कि फोटोन के रूप में क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फैराडे सर प्रकाश से संबंधित है ही नहीं। याद रखेंगे कि अगर बात की जाएगी कि प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा थॉमस यंग। किसने दिया? थॉमस यंग। और मेरे मित्र अगर बात करी जाएगी किसकी, कि प्रकाश के लिए तरंग सिद्धांत किसने दिया, प्रकाश के लिए तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा हाइजेन ने दिया। किसने दिया? हाइजेन ने दिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। मेरे ख्याल से इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी इसको कर लेंगे, तो करके नीचे कमेंट जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, ऐसा आंसर मैं आपको टिक कर दे रहा हूं सर, 746 वाट। अगला देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहा जा रहा है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसके रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है, स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है, वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया। मेरे मित्र ये चीज आप सबों ने भी देखा होगा कि जब कोई एथलीट दौड़ रहा होता है और अपने वो मंजिल यानी कि लक्ष्य तक पहुंच जाता है फिर भी वो दौड़ते रहता है, किसकी वजह से? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी बिल्कुल ही सिंपल है, जड़त्व की वजह से, गति के जड़ता के चलते। क्यों? क्योंकि हम सबों को मालूम है कि फिजिक्स में प्रत्येक वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है।
अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहना चाहती है। और मेरे मित्र, किसी भी वस्तु के द्वारा उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना ही सर जड़त्व कहलाता है। तो मेरे मित्र, मान लो कि आप गति में हो और अचानक से आप रुकने की चेष्टा करोगे तो क्या होगा सर? गिर जाएंगे, मुंह कान फट जाएगा। तो मेरे मित्र, एथलीट जो है वो तो बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है, अगर वो समापन रेखा पार करने के बाद सर आगे ना बढ़े, वो वहीं पे रुक जाए तो क्या होगा सर? बहुत ज्यादा चोट लगेगी। और वो आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है सर? गति का जड़ता उसे आगे बढ़ते रहने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। जो आपके पहले ऑप्शन में है कि गति की जड़त उसे आगे बढ़ाती है, बिल्कुल ही सही आंसर है। आप सभी ने इसका एग्जाम्पल वहां पे भी देखा होगा, जब चलती ट्रेन से लोग उतरते हैं तो कुछ दूर तक चलते हैं, कुछ दूर तक दौड़ते हैं प्लेटफॉर्म पे, इसलिए ताकि ट्रेन के साथ जो उसकी गति की इनर्सिया है वो सर बनी रहे, और फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाती है सर? तो स्टॉप हो जाता है। ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? आप कहेंगे सर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो आज के इस सेशन में टोटल आपका 21 क्वेश्चन था, और मेरे ख्याल से इस 21 क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस सेशन को भी एंजॉय किए होंगे और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।